जी ठीक है मैम। Okay? आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम हो रही है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करिए। जी मैम, ये जो सेकंड वाला था रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो मैंने लिखा है वो आर्टिकल था। उन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज ऑफ न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेबल्स और उनका जो इन्फ्लुएंस होता है डाइटरी इनटेक पे वो उन्होंने इवेल्युएट करने के लिए कंडक्ट की थी। और ये भी क्रॉस सेक्शनल स्टडी थी जो कि उन्होंने यंग एडल्ट्स पे की थी और इन्होंने डाटा कलेक्ट किया था फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर से। और फिर उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि जो 1/3 रिस्पॉन्डेंट्स थे ना वो जो न्यूट्रिशन फैक्ट यूज करते थे वो थे जो वेट कॉन्शियस थे और या फिजिकली एक्टिव थे या एथलीट्स वगैरह इस तरह के जो होते हैं वो जो मोर कॉन्शियस होते हैं वो लोग न्यूट्रिशन फैक्ट्स को ज्यादा देखते हैं। और जो कि आम थे ना कंज्यूमर्स वो इतना नहीं करते थे, उनकी डाइटरी हैबिट्स पे इतना नहीं था न्यूट्रिशन फैक्ट का। ठीक है। और एक और ज़रा रिसर्च स्टडी कंडक्ट हुई थी। ज़रा एक मैम सेकंड, मुझे ये बताएं कि इसका स्टडी डिज़ाइन क्या था, ये जो आपने सेकंड पैराग्राफ में बताया कि रिसर्च कंडक्ट हुई है और इसमें मोस्टली जो है वेट कॉन्शियस लोग और फिजिकली एक्टिव जो थे वो फूड लेवल को ज़्यादा जी देख रहे मैम। थे, तो इसका स्टडी मैम डिज़ाइन क्या था? क्रॉस सेक्शनल स्टडी ही था, मैंने सेकंड लाइन में लिखा हुआ है। सही है, ठीक है। और फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन यूज़ किया हुआ इन्होंने? जी मैम। ठीक है। और डेटा किससे एनालाइज किया हुआ? एसपीएसएस से? जी मैम, और उन्होंने कोई पी वैल्यूज के साथ एसोसिएट किया था उसको। ठीक है, सही है। अच्छा, थर्ड रिसर्च में क्या हुआ था काम? अच्छा, थर्ड रिसर्च में हुआ था अमेरिकन कंज्यूमर्स के ऊपर उन्होंने कंडक्ट की थी। और हम्म। उन्होंने ये जो पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने देखा है, एक फ्रंट पैकेज पे लेबल्स दिए थे और एक न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेबल्स को उन्होंने दिया था। मतलब उनको कंपैरिजन करवाया था कि उनको दो दो फूड पैकेज दिए थे, एक पे सिर्फ फ्रंट पैकेज लेबल्स थे और एक पे फ्रंट पैकेज थे और न्यूट्रिशन फैक्ट्स भी थे। तो उन्होंने ठीक ये है। देखा था कि कौन कौन से जो होते हैं कंज्यूमर्स वो न्यूट्रिशन फैक्ट्स भी रीड करते हैं। हम्म। फिर उन्होंने आई ट्रैकिंग ग्लासेस सबको देख के ना, फिर उससे उन्होंने किया था कि कितनी देर तक वो न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेबल्स को जो होते हैं ना कंज्यूमर्स वो रीड करते हैं। तो उन्होंने फिर ये किया था कि जो मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स है ना वो फ्रंट पैकेज ही रीड करते हैं, न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेबल्स जो होते हैं ना वो बहुत कम रीड करते हैं। और हम्म। उन्होंने एक टेस्ट लगवाया था मैकनीमर्स टेस्ट, ठीक है। ताकि वो रिलेशनशिप कर सकें जो एजुकेशन लेवल है और हम्म। सोशियो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं उसको हम रिलेशन कर वो करें कि इंडियन फैक्ट्स लेवल पे उनके यूज पे उनका इन चीजों का क्या इफेक्ट आता है। ठीक है। अच्छा ज़ाहरा, इसमें सैंपल साइज का पता है कि उन्होंने कितना सैंपल साइज लिया हुआ था? मैम मोस्टली जो थे ना वो 200 to 300 ही सैंपल साइज थे सबके। ठीक तो है। मैंने सबका वो मतलब इतना डिटेल सबका नहीं लिखा। ठीक है। अच्छा, फोर्थ डिस्कस कर ले मेरे साथ। जी मैम। कंज्यूमर्स। अच्छा, एक स्टडी हुई थी, वो भी नॉलेज और उनकी जो प्रैक्टिस होती है ना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के ऊपर, जो कि न्यूट्रिशन फैक्ट्स जो लेबल्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो हेल्दी फूड चूज करते हैं कि नहीं करते हैं। हम्म। अच्छा, फिर उन्होंने यहाँ पे जैसे मैंने बताया 332 स्टूडेंट्स लिए थे फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और उन्होंने काइस के टेस्ट अप्लाई किया था रिजल्ट्स के लिए। फिर उन्होंने ये किया था कि स्टूडेंट्स के डिफरेंट ओपिनियंस है न्यूट्रिशन फैक्ट्स के। सम जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको यूजफुल लगते हैं, कुछ स्टूडेंट्स उनको रीड बिल्कुल नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं हम अंडरस्टैंडेबल नहीं होते, वो मुश्किल होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना। और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि हमेशा ही प्रोडक्ट को बाय करने के लिए वो यूज करते हैं। अगर वो न्यूट्रिशन फैक्ट्स रीड नहीं करेंगे तो वो प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे। हम्म। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, एक और रिसर्च स्टडी हुई थी जो कि उन्होंने डिटरमिन करना था कि न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो सिर्फ जो उनको चाहिए कंज्यूमर्स को पैकेज इवेल्युएशन के लिए वो कौन कौन कैसे कैसे यूज करता है और फिर उसका इफेक्ट क्या होता है उनकी बाइंग बिहेवियर पे। हम्म। अच्छा, उन्होंने वैसे ही रैंडमली चूज किए थे कंज्यूमर्स स्पेसिफिक एज ग्रुप्स में। और मतलब डिफरेंट एज ग्रुप्स उन्होंने बना दिए थे, मतलब टीनेजर्स का, यंग एडल्ट्स का और इस तरह से। और उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबल इंफॉर्मेशन दी थी कि मतलब किसी में कुछ इंफॉर्मेशन है किसी में कुछ नहीं है, किसी में डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन लेबल्स उनको दिए थे। फिर उन्होंने रिजल्ट इवेल्युएट किए थे और फिर उन्होंने देखा था कि न्यूट्रिएंट डेंस जो प्रोडक्ट्स थे ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट की इंफॉर्मेशन दी हुई थी प्रोडक्ट में,
वो कंज्यूमर ने ज्यादा चूज किए थे। और जिन कुछ लेबल्स वहाँ पे ऐसे भी थे, जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी थे जिनके ऊपर लेबल्स नहीं थे, तो वो प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स ने चूज नहीं किए। कि मतलब वो रिलाई करते हैं कि अगर वहाँ पे न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेबल होगा तो ही हम प्रोडक्ट चूज करेंगे। तो अच्छा इससे यही ज़ाहरा, कंज्यूमर। गिव मी अ मिनट। तैयबा बेटा, आप लेक्चर क्यों नहीं सुन रहे हो? मैम मैं आप सुन रही हूँ। आप डिस्कशन क्यों नहीं सुन रहे हो? मैम मैं सुन रही हूँ। क्या बताया अभी यस ज़ाहरा ने? अभी ज़ाहरा ने जो पैराग्राफ डिस्कस। मैम उसने बताया कि जब वो स्टडी हुई थी ना, उसमें उन्हें पता चला कि जो प्रोडक्ट में न्यूट्रिशन फैक्ट्स लिखे होते हैं ना, वो ज़्यादा पाए होते हैं, स्टोर्स उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक मिनट, मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ, मेरा सांस वो उखड़ा हुआ है। उन्होंने कहा था कि जहाँ पे न्यूट्रिशन फैक्ट्स लिखे होते हैं, स्टूडेंट्स वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम वो इस्तेमाल करें। अच्छा, और इससे पहले उसने, अभी ये तीसरी वो बता रही है, इससे पहले उसने 2 स्टडीज एक्सप्लेन की हैं ज़ारा ने। नहीं, ज़ाहरा ने 4 स्टडीज एक्सप्लेन कर दी, 5th है। ओके मैम। ये ना डिस्कशन सुन लें, क्योंकि अक्सर इसमें स्टडी डिजाइन वगैरह भी डिस्कस हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। वैसे मैं आपको एक अलग से लेक्चर दूंगी इसका, स्टडी डिजाइन का, सो आपको आइडिया हो ओके जाए। मैम। बट ये जिसकी भी रिसर्च हो रही है, आप गौर से सुने कि वो क्या डिस्कशन हो रही है। सो अगर एक टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में सबको नॉलेज हो कि उसमें क्या क्या पहले रिसर्चेज हो चुके हैं, पहले क्या क्या काम हो चुके हैं। ठीक है? ओके मैम। अच्छा ज़ाहरा, आगे स्टडी वाज डन इन इंडिया। जी, इंडिया में एक स्टडी कंडक्ट हुई थी यंग कंज्यूमर्स पे। तो उनका इफेक्ट देखने के लिए जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स जो लेबल्स हैं, फूड लेबल्स हैं, उनका परचेजिंग डिसीजन पे क्या इफेक्ट होता है। जो कि जहाँ पे वो उस एरिया में की गई थी जहाँ पे फूड लेबलिंग एक रिसेंट फिनोमेना था, वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया था प्रोडक्ट्स में। उससे पहले फूड लेबलिंग का इतना कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं था। तो उन्होंने क्वेश्चनर यूज किया था, और उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि जहाँ पे उन्होंने कंज्यूमर्स जो सिलेक्ट किए थे, उसमें 75% जो कंज्यूमर्स थे ना, वो अब रीड करना शुरू हो गए थे फूड लेबल्स बिफोर बाइंग एनी पैकेज प्रोडक्ट। और ठीक है। उसमें जो 55% थे ना, वो थे जो कि ये कहते थे कि जो उनका परचेज डिसीजन पे उनका इन्फ्लुएंस होता है फूड लेबल्स का, कि वो अगर कोई भी पैकेज फूड आइटम बाय करने लगे हैं, तो उससे पहले वो रीड करेंगे फूड लेबल्स। और फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि अगर ये करना है तो उसको जो इन्फॉर्मेशन है लेबल की, वो इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए और डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, ताकि कंज्यूमर्स को इजी रहे पैकेज की बाइंग, जो भी उन्होंने प्रोडक्ट बाय करना है। अच्छा ज़ाहिरा, आप लोग 10 स्टूडेंट्स हो, आप लोगों में से कौन कौन ये रीड करता है न्यूट्रिशन लेबल्स? मैम देखिए, मैं ऑनेस्ट बताऊंगी, नॉर्मली अगर हम कोई चीज लेते हैं तो नहीं करते। अगर हमने कोई स्पेसिफिक कोई डिफरेंट चीज खरीदनी है तो मैं रीड करती हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। मतलब अगर ठीक मैंने है। कोई जैसे कोई, अगर आप एग्जांपल दे दो, जैसे कोई हमने कोई डिफरेंट चीज की एग्जांपल दे दें, जैसे जिसकी आपने जिसको कंपेयर किया हो न्यूट्रिशन लेबल्स के थ्रू। मैम मैंने एक अल्फते से क्रीम खरीदी थी, और एक नॉर्मल जो हम क्रीम लेते हैं उसका मैंने कंपैरिजन किया था। और ठीक उसमें है। थोड़े न्यूट्रिएंट्स ज्यादा थे, और उसकी कैलोरीज भी वो ज्यादा थी, और उसका हम्म। फैट कंटेंट कम था। लेकिन इधर जो हमने आम नेस्ले का वो दूसरा होता है ना, उसका फैट कंटेंट ज्यादा था। तो ये मैंने लेते हुए थोड़ा नोट किया था। सही, ठीक है। और कोई करते हैं रीड न्यूट्रिशन लेबल्स? यस मैम, मैं करती हूँ। अच्छा आयशा, आपने किसके नोट किए न्यूट्रिशन लेबल्स, और आपको क्या डिफरेंस लगा दो प्रोडक्ट्स में? मैं जब भी कुछ खा रही होती हूँ ना, कोई भी स्नैक वगैरह, तो मैं उसके पीछे पढ़ती हूँ ना हमेशा कि क्या क्या इसमें है एडिड ना, और कितनी कैलोरीज प्रोवाइड करे, कितने फैट्स दे रहा है। तो मैम ठीक है। मैंने देखा था कि ये जो हम लोग खाते नहीं है, चॉकलेट की कुकीज खाते हैं हम लोग, मुझे हम्म। ब्रांड का नहीं पता उसका। तो मैम उसका जो कैलोरी कंटेंट था ना, इट वाज हायर देन जो हम लोग नॉर्मल कुकीज खाते हैं। वो एक और ब्रांड है, मुझे उसका भी नेम नहीं आता, आई गेस लू के होते हैं वो। मैम उसमें थोड़ा ज़्यादा था कैलोरी कंटेंट एज अच्छा। कम्पेयर टू द प्रीवियस वन जो मैंने खाया था एक बार।
सही। और न्यूट्रिएंट्स भी सारे डिफरेंट होंगे ना, क्योंकि ऑब्वियसली हर कंपनी जो है वो अपना अलग अलग डालती है इंग्रेडिएंट्स। कुछ में बटर ज्यादा होता है, कुछ में शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, इसी तरह प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड किए होते हैं। यस मैम, यस मैम, ऐसे ही था। सही। अच्छा ज़ाहिरा, नेक्स्ट स्टडी डिस्कस करें इन यूएस से। जी मैम, यूएसए में एक स्टडी डिजाइन हुई थी न्यूट्रिशन फैक्ट्स पर, उनका इन्फ्लुएंस देखने के लिए कि वो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स वो प्रमोट करती है कि नहीं। और ये थी स्पेसिफिक डायबिटीज टाइप 2 के कंज्यूमर्स पे, जो जिनको डायबिटीज टाइप 2 था, ये उनपे कंडक्ट हुई थी स्टडी। और उन्होंने डेटा कलेक्शन के लिए 24 आवर इक्वल यूज किया था और फिर फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर यूज किए थे। और ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये इनको जो न्यूट्रिशन फैट्स लेबल्स हैं वो उनकी ईटिंग हैबिट्स पे अफेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अच्छा। फिर उन्होंने कंक्लूड किया था कलेक्टेड डेटा से कि जो वेल एजुकेटेड लोग थे ना और जिनको नॉलेज था अबाउट डायबिटीज, वो रीड करते थे न्यूट्रिशन फैक्ट्स जो फूड लेबल्स पे होते थे, एज कम्पेयर टू अदर जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि क्या क्या अगर एक प्रोडक्ट में क्या चीज डायबिटीज से अफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही, वो रीड नहीं करते थे। और जिससे वो उनको पता लगता था कि उनके प्रिवेंशन ऑफ डिजीज हो रही है कि नहीं हो रही। सही है। और 24 आवर रिकॉल लेने का क्या पर्पस था? मेनली वो ये देखते होंगे कि इन्होंने बाहर की कितनी ज्यादा चीजें खाई हैं, और बाहर की जो भी चीजें खाई हैं फिर वो पूछते होंगे कि इसके जो फूड लेवल्स थे उसके बारे में क्या आपको इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह की थी ये स्टडी। यस मैम, ऐसी थी। ठीक है, सही है। अच्छा, रबेल आई हुई है? रबेल नहीं नो आई हुई मैम। ना? अच्छा, मैंने आप सब लोग के जो लिटरेचर है वो पढ़ा था। मुझे ऑलमोस्ट सबका पता चल गया था कि क्या क्या रिसर्चेज हुई हैं, बट रबेल का मुझे नहीं आइडिया हो रहा था, क्योंकि उसमें इतने कुछ अननोन वर्ड्स लिखे हुए थे। क्योंकि मैं आप लोग को इसी वजह से कहती हूँ कि थोड़ा सा इजी वर्ड्स में, या अगर आप कोई नए वर्ड्स देख रहे हो तो उसका प्रॉपर आपको मीनिंग पता होना चाहिए। मैं उनसे पूछ भी रही थी बट वो उसको खुद भी नहीं पता था। तो आप में से कोई भी उसको एक दफ़ा मैसेज कन्वे कर दें कि जो भी उसने वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो भी उसने लिटरेचर रिसर्च किया हुआ है, उसका जो है वो प्रॉपर उसको मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, क्या यूज हुआ हुआ है, कौन से टूल यूज हुए हैं, या जो एब्रीवेशंस लिखी हुई हैं उनकी क्या फुल फॉर्म है। ठीक है, तैयबा आप बता देना राबेल को। ओके मैम। अच्छा ज़ाहिरा, आपका मुझे ऑलमोस्ट मैंने पढ़ा भी था सारा, मुझे समझ आ गया है। अब मुझे कोई और जो है वो एक्सप्लेन कर दे। जी माहम, मैम, एक आपने ठीक किया लिटरेचर रिव्यू? मैम मैंने कर लिया था। आपने मुझे मेल किया अभी? मैम मैं अभी करती हूँ आपको थोड़ी देर में मेल। जी, अभी मेल करें। ठीक है मैम, मैं आपको करती हूँ। तैयबा, अब आप मुझे कर दो, एक्सप्लेन कर दो थोड़े से, एक दो लिटरेचर रिव्यू जो है वो आप मुझे एक्सप्लेन कर दें। मैं अभी आपकी फाइल ओपन कर रही हूँ। ओके मैम। तैयबा, आपको शो हो रहा है अपना लिटरेचर रिव्यू? नो मैम। पहले वाली स्क्रीन शेयर हो रही है? मैम पहले हो रही थी, ज़हरा की हो रही थी, अभी हो गई है। हो रही है अब? यस मैम, अभी हो गई है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर दूँ। आपको नजर आ रहा है? मैं थोड़ा सा कर दूँ, इसको बड़ा कर दूँ? मैम मैंने जूम कर लिया है। चलें, ठीक है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो मैंने रिव्यू रखा है वो सारा रुबीना का है। उन्होंने पाकिस्तान में ही एक स्टडी कंडक्ट की थी, जिसमें उन्होंने देखा था कि जो एम्प्लॉयड वुमेन होती हैं, जो रूरल एरियाज में एम्प्लॉयड वुमेन होती हैं, और जो नॉर्मल जो हमारे
सिटीज़ हैं उनकी जो वुमेन है उनमें क्या डिफरेंस होता है, उनकी प्रेगनेंसी जो आउटकम्स हैं उनका क्या फ़र्क आता है। तो उन्होंने देखा था कि जो रूरल एरियाज़ की एम्प्लॉयड वुमेन थी, जो ज़्यादा काम कर रही थी, जिनकी अर्निंग ज़्यादा नहीं थी लेकिन उनका काम ज़्यादा था, जिनको इश्यूज़ थे, इकोनॉमिकल इश्यूज़ थे, उनमें देखा कि उनके जो बेबीज़ हैं उनकी बर्थ वेट भी कम होता है और उनमें बाज़ औक़ात बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं। उन्होंने टेस्ट किए थे कुछ और यही अंदाज़ा हुआ था कि उनके पास फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होती, एक्सेस नहीं होती, जिसकी वजह से मदर और इन्फेंट दोनों में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। अच्छा तैयबा, ये दूसरी स्टडी जो है वो पीटीबी क्या है? यस पीटीबी, ये जो एब्रिविएशन लिखी हुई है ना, लो बर्थ एलबीडब्ल्यू, लो बर्थ वेट, एसजीए, उसके आगे आपने पीटीबी लिखा हुआ है। मैम जैसे ये टेस्ट है ना एसजीए, वैसे एसजीए ये टेस्ट है? टेस्ट था जो कंडक्ट किया था उससे। मैम एसजीए नहीं, तो एसजी वो है ना स्मॉल फॉर gestation, वो एलबी जैसा होता है, इनका भी लो बर्थ वेट कम होता है बेबीज का, ठीक तो है। ये टेस्ट नहीं था। ठीक है। अच्छा तैयबा, इसकी ना फुल फॉर्म लिखें। देखें, जब एसजीए जो है वो किसी और वर्ड के लिए भी यूज हो रहा है, जैसे हम कहते हैं कि सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट है, बट इसमें जो है वो किसी और टर्म में यूज हो रहा है, तो उसकी फुल फॉर्म या तो आपको पता होना चाहिए या इस पे फुल फॉर्म लिख दें अपने लिटरेचर रिव्यू में। नीचे वाले रिव्यूज में वैसे फुल फॉर्म इनकी बाद में कर दी थी। लो बर्थ वेट तो मतलब हम लोग को पता चल रहा है क्योंकि आपका टॉपिक ही इसी पे है। बाकी ये जो है पीटीबी और एसजीए, इसकी फुल फॉर्म लिख दें। ओके मैम। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टडी बताएं। नेक्स्ट स्टडी में क्या हुआ? नेक्स्ट कैथरीना एंड एरिका ने 2015 में कंडक्ट की थी स्टडी, जिसमें इन्होंने सप्लीमेंटेशन को इम्प्लीमेंट किया था। इन्होंने देखना था कि सप्लीमेंटेशन का जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें क्या फ़र्क आता है। तो जब इन्होंने सप्लीमेंटेशन दिए, जैसा कि मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो इससे जो वुमेन का आउटकम था प्रेगनेंसी का, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ था। उसमें उनमें जो बाद में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इन्फेंट्स को, वो भी नहीं हुई थी और लो बर्थ वेट भी नहीं था उनका। तो इससे इन्होंने यही अंदाज़ा लगाया था कि जो अगर हम प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट्स देते हैं और अगर हम नहीं देते, तो इन दोनों में आउटकम्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। ठीक है। अच्छा तैयबा, मुझे एक चीज बताएं कि इसमें जो स्टडी डिजाइन यूज हुआ है वो ऑब्जर्वेशनल है, एक्सपेरिमेंटल है? इनका कैथरीना का जी। मैम इनकी वैसे तो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी थी, कंपैरिजन था इनका। नहीं, अगर इन्होंने सप्लीमेंट्स दिए हुए हैं ना, यस मैम। बल्कि ये जो है ये तो एक रिव्यू आर्टिकल है ना? यस मैम। ये ओरिजिनल रिसर्च नहीं है, ओरिजिनल आर्टिकल नहीं है, रिव्यू आर्टिकल है जिसमें इन्होंने मतलब रिव्यूज देखे थे कि ऐसे रिव्यूज जिसमें उन्होंने सप्लीमेंट्स यूज किए हुए हैं और ऐसे रिव्यूज हाँ जिसमें नहीं किए हुए। सही है। उनको भी इसने इन्होंने बेसिकली एक रिव्यू आर्टिकल लिखा है जिसमें उसने एक्सपेरिमेंटल जो भी रिसर्चेज हुई हैं उसको कंक्लूड करके एक अपना जो फाइनल रिजल्ट है वो बताया हुआ है। यस मैम। ये अच्छा तैयबा, एक और चीज मुझे बता दें कि ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल में डिफरेंस क्या होता है? ऑब्जर्वेशनल एक्सपेरिमेंटल का तो ये है ना कि वो पहले पेशेंट जिस पे भी उन्होंने रिसर्च करना है उनको पहले वो इम्प्लीमेंट करते हैं उन पे, तो फिर उनका देखते हैं कि उनके आउटकम्स क्या थे। और ऑब्जर्वेशनल होता है जो ऑलरेडी हो गए होते हैं और उनको वो देखते हैं कि बाद में उनका निकालते हैं कि उनमें क्या क्या आउटकम्स आए। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल में हम कोई चीज देते हैं, कोई इंटरवेंशन करते हैं, और ऑब्जर्वेशनल में हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, यस मैम। कोई चीज देते नहीं है। अच्छा मुझे ये बता दो कि आप जो रिसर्च कर रही हो, आप ऑब्जर्वेशनल में आएगा या एक्सपेरिमेंटल में आएगा? ऑब्जर्वेशनल। सही है। और ऑब्जर्वेशनल की कौन सी टाइप? रेट्रोस्पेक्टिव। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बता दें। नेक्स्ट जर्क एंड जैकलीन ने स्टडी की थी न्यूबॉर्न बेबीज पर। इन्होंने स्टडी की थी ऑब्जर्वेशनल, इनकी कोहेरेंट स्टडी थी और जिससे इन्होंने डिफरेंट लिए थे, सैंपल साइजेस लिए थे न्यूबॉर्न्स के और उनकी मदर्स के। ठीक है।
तो इन्होंने सेम पहले की तरह इन्होंने भी वही अंदाजा लगाया कि अगर न्यूट्रिशनल इनटेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक वुमेन की अच्छी हैं, उसके आउटकम्स भी अच्छे ही आएंगे। और अगर उनकी न्यूट्रिशनल इनटेक जो है वो कम है, नहीं अच्छी, तो उनको फिर उनके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं लो बर्थ वेट के लिए या बाकी कॉम्प्लिकेशंस के लिए वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने और क्या रिस्क फैक्टर्स देखे? इनके रिस्क फैक्टर्स में एक तो था कि जब न्यूट्रिशन इनटेक कम होता है वो आउटकम पे इफेक्ट करता है। और दूसरा जब जो एडोलेसेंट प्रेगनेंसी होती है उसमें भी अभी जो मदर होती है उसको अब खुद अपनी न्यूट्रिशन नीड पूरी नहीं हुई होती या फिर उसको इतना नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी जो इन्फेंट है उसकी भी फिर न्यूट्रिशनल नीड पूरी नहीं होती, तो उसकी वजह से भी लो बर्थ वेट हो सकता है। ठीक है, और होम डिलीवरी भी क्योंकि ठीक है। तैयबा आपने अच्छा लिखा हुआ है, ज़हरा ने भी अच्छा लिखा हुआ था लिटरेचर रिव्यू। कॉम्प्रिहेंसिव डाटा ये एक्सप्लेन कर दी। सॉरी तैयबा। मैम ये वाला जो डेटा है ये भी पाकिस्तान में ही इसकी स्टडी कंडक्ट हुई थी। ठीक है, और इसमें उन्होंने जो यूज़ किए थे हिस्ट्री ली थी, उनकी प्रेगनेंसी हिस्ट्री ली थी, उनकी एंथ्रोपोमेट्री देखा उन्होंने, बायोकेमिकल, क्लिनिकल, ये सारी उन्होंने जो है वो उनकी हिस्ट्री ली प्रॉपर। उसके बाद उन्होंने उनकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी देखी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर उस इंफॉर्मेशन से इन्होंने यही देखा कि जो हमारे पास ऐसी वुमेन हैं रूरल एरियाज़ की जिनके पास फूड की एक्सेसिबिलिटी नहीं है और उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, उनकी जो बर्थ वेट की जो रेशो है वो ज़्यादा है। अच्छा तैयबा मुझे एक चीज़ बताएं कि इन्होंने एंथ्रोपोमेट्री में क्या क्या चीज़ें ली हुई थी? इन्होंने सबसे पहले तो इन्फेंट का वेट मेजर किया, उनका हेड सर्कमफ्रेंस मेजर किया और मदर का भी वेट मेजर किया और देखा कि वो अंडरवेट तो नहीं है, तो ये चीज़ें इन्होंने की। और ये बायोकेमिकल में क्या चीज़ इन्होंने असेस की हुई थी? बायोकेमिकल में इन्होंने मदर की थी कि वो अनीमिक तो नहीं है, क्योंकि उसका भी बहुत ज़्यादा होता है लो बर्थ वेट पे बेबी के, और उनके जो विटामिन्स, इनक्लूडिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों की थी। ठीक है, अच्छा आप ये किस तरह से पता करते हो कि इन्होंने एंथ्रोपोमेट्री में क्या क्या चीज़ें ली थी और बायोकेमिकल असेसमेंट में क्या ली थी? मैम उन्होंने ना उसमें लिखा होता है अपने मेथोडोलॉजी में कि हमने या फिर ऊपर भी इंट्रोडक्शन में भी लिखा होता है कि हमने ये वाले टेस्ट यूज़ किए और हमने किस किस चीज़ के लिए टेस्ट यूज़ किए। मोस्टली अगर किसी रिसर्च आर्टिकल में राइट अप नहीं होता ना, मींस कि वो लिखा नहीं होता, तो वो रिजल्ट्स जब शो किए होते हैं तो उससे भी पता चल जाता है कि रिजल्ट किस किस वेरिएबल के शो किए हुए हैं, तो उससे भी जो है वो आइडिया हो जाता है कि अच्छा एंथ्रोपोमेट्री में इन्होंने ये चीज़ें ली थी, प्रेगनेंसी हिस्ट्री में इन्होंने ये पूछा था और बायोकेमिकल असेसमेंट में इन्होंने ये टेस्ट किए थे, तो रिजल्ट से जो है वो सारे एक एक वेरिएबल का पता चल जाता है कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें असेस की हुई है। यस मैम। अच्छा नेक्स्ट तैयबा। नेक्स्ट 2015 में स्टडी कंडक्ट हुई थी, यही रिलेशनशिप देखने के लिए कि मैटरनल न्यूट्रिशन का एक हेल्दी वुमेन का और उनके आउटकम्स को उन्होंने कंपेयर किया एक ऐसी मदर के साथ जिनकी जो न्यूट्रिशन नीड थी वो पूरी नहीं हो रही थी। ठीक है, और उससे उन्होंने लो बर्थ के साथ साथ दूसरे भी उन्होंने फैक्टर्स देखे थे, कॉम्प्लिकेशंस देखी थी कि अगर न्यूट्रिशन नीड पूरी नहीं होती तो जो इन्फेंट है लेटर लाइफ में उसको एस्थमा हो सकता है या बाकी एटोपिक कंडीशंस उनको हो सकती हैं एटोपिक लो बर्थ कंडीशंस वेट के क्या साथ। होती हैं? जो लाइफ टाइम रहती है क्रॉनिक। ये आपने सर्च करके मुझे कल बताना है कि एटोपिक कंडीशंस क्या होती हैं। ओके मैम। आगे नेक्स्ट नहीं रिसर्चर्स हैव शोन दैट उन्होंने फिर जो अपनी स्टडी देखी उससे उन्होंने जो विटामिन्स और जो न्यूट्रिएंट्स देखे थे उससे उन्होंने पता चला विटामिन डी और जो विटामिन ई एंड जिंक हम एक दे रहे हैं मदर को उसकी न्यूट्रिएंट फीड में, तो जो इन्फेंट होता है उसको लेटर लाइफ में वीजिंग नहीं होती या उसको प्रोटेक्ट करता है। मतलब ये मैंने सिर्फ एक लिखा था वीजिंग, इसमें बाकी सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आ रही थी कि उन सब कॉम्प्लिकेशन से भी उसको प्रोटेक्ट करता है अगर हम ये 3 विटामिन्स देते हैं उसमें।
अच्छा, और विटामिन ई का क्या लिंक है प्रेगनेंसी के साथ? उसमें विटामिन ई एज एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करता है, तो हम्म। काफी ज्यादा जो हमारे पास इन्फेंट की डिजीजेस होती हैं उससे उसमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और जिंक? जिंक जो है वो सेल की रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है और ग्रोथ में भी हेल्प करता है, और बाकी जो हमारी रिएक्शंस हैं उनमें भी। बेसिक जो जिंक है वो ज्यादातर इम्यूनिटी में जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा तैयबा, एक तो आपने मुझे मेटा एनालिसिस का बताना है कि मेटा एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। एक आपने मुझे बताना है कि Yes, ma'am. एटॉपिक कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है। आपको Yes, फिर ma'am. मेटा एनालिसिस आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं उसको किस किस तरह से हम लिख सकते हैं। Okay, एक ma'am. होता है सिस्टमेटिक रिव्यू, एक मेटा एनालिसिस। तो ये आपने दोनों आप अभी फिलहाल तो मुझे सिर्फ मेटा एनालिसिस का बताना है क्योंकि आपने अपने ये लिटरेचर रिव्यू में ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। Yes, ma'am. आप नोट कर बताती लो हूँ। कि आपने क्या क्या चीजें जो है वो मुझे बतानी है। Okay, ma'am. अच्छा, नेक्स्ट। नेक्स्ट 2018 में स्टडी हुई थी, लेकिन ये ह्यूमन में नहीं उन्होंने किया था, ये एक्सपेरिमेंटल था। ठीक है। उन्होंने एनिमल्स पे की थी, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन का कोई खास फर्क नहीं होता, इसलिए उन्होंने यही इससे नतीजा निकाला था कि अगर एक ऐसा एनिमल जिसको हम उसकी न्यूट्रिशनल नीड पूरी नहीं कर रहे या उसकी मैटरनल नीड्स पूरी नहीं हो रही, तो उसकी जो उसका चाइल्ड है उस पे वही इफेक्ट आते हैं जो एक ह्यूमन पे आते हैं। उन्होंने दो अच्छा, बुक्स ये माइक्रो 1986 एल्बिन में माइक्रो एल्बिन्यूरिया क्या होता है? माइक्रो एल्बुमिन, ब्लड में अगर प्रोटीन एल्बुमिन आ रही है तो उसको कहते हैं कि माइक्रो एल्बुमिन। नहीं, ये इसको अभी आपने सर्च करना है, यूरिन में। ये भी ओके आपने सर्च करना है, ओके मैम। ठीक है। और दूसरा, अच्छा सही बात, मुझे ये बताएं कि जब भी हम लोग आर्टिकल्स पढ़े होते हैं, कुछ रिसर्चेस जो है वो ऑपोजिट रिजल्ट्स बता रही होती हैं, कुछ जो रिसर्चेस हैं वो आपका जो टॉपिक है उसको सपोर्ट कर रही होती हैं। तो आपको कोई ऐसी रिसर्च मिली है कि जिसमें ये लिखा हो कि न्यूट्रिशन का कोई लिंक ना मिला हो लो बर्थ वेट से? नो मैम। ठीक है, सबका सारी रिसर्चेस जो थी मोस्टली उनका लिंक आपको मिला है कि वो लिंक था न्यूट्रिशन का लो बर्थ वेट के साथ? यस मैम, ठीक है। ज्यादातर जो मैंने जितनी पढ़ी है उसमें ऐसी कोई भी नहीं थी कि जो मेरे टॉपिक के अगेंस्ट हो, सारी इसी के लिए थी कि न्यूट्रिशन जो है वो वाकई में एक मैटरनल हेल्थ को और उसके आउटकम्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, अच्छा बेटा, ये ना इसका टाइम खत्म होने वाला है, तो आपने इसी यही वाला जो लिंक है इसे आपने दोबारा ज्वाइन करना है सबने, ओके मैम। ठीक है। और कौन कौन एब्सेंट है आज? मैम फातिमा के घर में कोई इशू था, इस वजह से उसने क्लास अटेंड नहीं की। ठीक है, और रबेल? मैम शायद वो सोई हुई है, उसको पता नहीं क्लास का। रबेल की घर आज कॉल जाएगी,